अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर मैं वीडियो बनाने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो डिकंस्ट्रक्शन की होगी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर जो वीडियो है वो मेरी सुन लीजिएगा, इससे आपको डिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन क्या है, इसके की टर्म्स क्या हैं। सो डिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो होता है वो होता है डिसमेंटल करना, ठीक है जी। डी और कंस्ट्रक्शन, जब भी हम लोग किसी चीज़ को, किसी लफ्ज़ को या किसी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले उसको अलग अलग करके देखते हैं। तो डी और कंस्ट्रक्शन को जब हमने अलग अलग किया तो हमें क्या पता लगता है जी। कंस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना और डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। तो हम लोग उसका आसान अल्फाज में क्या मतलब लेंगे कि एक चीज़ को तोड़ना और उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, उसको कहेंगे हम लोग डीकंस्ट्रक्शन, या हम उसको कह देंगे डिकंस्ट्रक्शन को डिसमेंटल करना, किसी बनी हुई चीज़ को तोड़ के उसको दोबारा से बनाना। इसकी जो टर्म है डिकंस्ट्रक्शन की वो किसने कॉइन की थी जी? जैक डेरिडा ने। यैक डेरिडा ने इसके बारे में बहुत वर्क किया है जो कि 1932-2004 तक रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि डिकंस्ट्रक्शन को किस किस मायने में हम लोग क्या क्या मतलब इसका एज्यूम कर सकते हैं। तो डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है जी? ब्रिंग आउट द मीनिंग विच इज़ नॉट देयर, ऐसा मतलब निकालना, ऐसा मीनिंग निकालना जो कि उस टेक्स्ट में ना हो। समझ आइए। अब फॉर एग्जांपल कोई एक लफ्ज़ था या फिर सेंटेंस था, हम लोग सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। सेंटेंस को ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने उसमें से नया एक मीनिंग बनाया है, उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया है उस सेंटेंस को, उसको कहेंगे डिकंस्ट्रक्शन, या फिर उसमें से दोबारा मीनिंग को निकालना। और इसका जो स्ट्रक्चर और मीनिंग होता है वो फिक्स नहीं होता। फिक्स किस तरह से नहीं होता है कि अब एक लफ्ज़ है, फॉर एग्जाम्पल गॉड है, गॉड के मीनिंग चेंज होते रहेंगे, कहीं डीटी कह देते हैं उसको, कहीं ऑलमाइटी कह देते हैं, कहीं अल्लाह कह देते हैं। तो ये लफ्ज़ एक ही है लेकिन उसके मीनिंग बार बार चेंज होते रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता रहता है, तो ये डिकंस्ट्रक्शन वाले कहते हैं। अब डिकंस्ट्रक्शन का टर्म किसने लिया था जी? सबसे पहले कहाँ से लिया गया था? मार्टिन हेडिगर से। टुक दिस टर्म बाय मार्टिन हेडिगर। मार्टिन हेडिगर से लिया गया था। कहाँ यूज़ किया था जी? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी एक बुक है, उसमें ये यूज़ किया गया था, जिसको ट्रांसलेट किया गया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। इसने ट्रांसलेट किया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। ठीक है जी। आप लोगों ने ये याद रखना है कि मार्टिन हेडिगर से ये टर्म ली थी ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। इतना क्लियर हो गया आपको कि बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? किसी चीज़ को डिकंस्ट्रक्ट करके या किसी चीज़ को ब्रेक करके उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना क्या कहलाता है? हमारे पास डिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो है जैक डेरिडा ने किन किन टर्म्स में ये यूज़ किया है या किन किन लेक्चर्स में या किन किन वर्क्स में, तो उनके नाम ये आ जाते हैं। आपने इन वर्क्स के नाम एज इट इज़ याद करने हैं और आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर लिखने हैं। तो सबसे पहला कहाँ पे लेक्चर दिया जो इसने? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज वाज अ लेक्चर प्रेजेंटेड इन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एट 21 अक्टूबर 1966। ठीक है जी। ये एक था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। ठीक है, ये उसके लेक्चर का नाम था जो कि उसने कहाँ पर दिया था? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है जी एक वर्क उसका स्पीच एंड फिनोमेना, कहाँ पे था? 1967 में आया था। उसके बाद है राइटिंग एंड डिफरेंस, कहाँ पे आया था जी? 1967 में आया था। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी, कब आया था जी? 1972 में आया था। ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जैक डेरिडा के। आप लोगों का काम ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इनको लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं जी की टर्म्स के ऊपर। तो की टर्म्स कौन कौन सी हैं? बहुत ज़्यादा डिकंस्ट्रक्शन के अंदर की टर्म्स आती हैं। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये साथ इनके थोड़ा मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि जब आप लोग इसको पढ़ें तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, अच्छा ये मैम ने हम लोगों को यहाँ पर ये बात बताई थी। ठीक हो गया जी। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, सब लोग स्क्रीन पर देखें। अपोरिया, सबसे पहले इसकी की टर्म है अपोरिया, जिसका मतलब होता है परप्लेक्सिटी और डाउट, किसी चीज़ का डाउट होना जो अनक्लियर हो, एम्बिगुअस हो। ठीक है,
किसी चीज़ का पता ना होना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपोरिया। ठीक है, इसको किस तरह से यूज़ किया जी? टू बी और नॉट टू बी। ये एक टर्म किस तरह से हैमलेट ने भी यूज़ की है, टू बी और नॉट टू बी, के कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। इसका एक और मतलब किस तरह से आ जाता है कि व्हेन मीनिंग बिकम एम्बिगुअस, कि किसी चीज़ का लफ्ज़ पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े। अब फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी भी होता है, इंटरेस्ट का मतलब सूद लेना भी होता है। अब जब आप लोग इसको गूगल करेंगे इंटरेस्ट का मतलब, उसके आगे से काफ़ी ज़्यादा उसकी जो ब्रांचेज़ हैं उसके मतलब निकल आएंगे। फिर आपको अगर उसमें से किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं पता है, आप उसको मज़ीद डिटेल में सर्च करेंगे। तो ये जो बार बार सर्चिंग है, जो चीज़ डाउट में हो, जो चीज़ परप्लेक्सिटी में हो, जो एम्बिगुअस हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपोरिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, के सेंटेंस के अंदर या किसी वर्ड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। पहले लोग जो थे वो ये कहते थे मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस पे, लेकिन रियाक डायरेक्टा ने बात किस चीज़ पर की है जी? बिलीव इन मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंट, कि जो चीज़ वर्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, आपने उस चीज़ का मीनिंग निकालना है, उस चीज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिकंस्ट्रक्शन। और ये मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस जो है पहले आई थी। बिलीव इन मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था जी? रियाक डायरेक्टा ने। और ये किस चीज़ पर फोकस करता है जी? फोकस करता है लैंग्वेज के ऊपर, कि टेक्स्ट की लैंग्वेज किस तरह से थी, टेक्स्ट के अंदर से हम लोगों ने कैसे मीनिंग इंटरप्रेट करना है और टेक्स्ट के ज़रिए से जो इंटरप्रिटेशन है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जो कि डिकंस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट मेन जिसे कह सकते हैं ना, वो है टर्म, उसका नाम है डिफरेंस। वैसे तो बेसिकली मतलब कहते हैं जी डिफरेंस होता है वर्ड, लेकिन इसके स्पेलिंग का डिफरेंस है DIFFERANCE। यहाँ पे ए वर्ड यूज़ होता है, ई वर्ड यूज़ नहीं होता। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? ये एक पोर्टमेंटिव टर्म है। ठीक है, डिफरेंस जो है एक पोर्टमेंटिव टर्म है। अब पोर्टमेंटिव वर्ड क्या होते हैं? पोर्टमेंटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? विच मीन्स टू कंबाइन टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू सिंगल वर्ड। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो कि दो लफ्ज़ों के मिलने से बनता हो और उसके ज़रिए से एक नया लफ्ज़ क्रिएट हो, उसको कहते हैं पोर्टमेंटिव वर्ड। इसी तरह से डिफरेंस जो है एक पोर्टमेंटिव वर्ड है। इसकी एग्जांपल किस तरह से मैं आपको देती हूँ जी? चिल और रिलैक्स, दो लफ्ज़ हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन अब जब इन दोनों को बना के मिला के लिखते हैं तो चिलैक्स लिखते हैं वर्ड। ठीक है, ये क्या है जी? पोर्टमेंटिव वर्ड है। इसके इसी तरह से फास्ट और लंच, ब्रंच, ये दो लफ्ज़ मिला के एक लफ्ज़ बन गया ब्रंच, इसको भी पोर्टमेंटिव वर्ड कहेंगे। अब डिफरेंस के साथ इसका क्या लिंक है? डिफरेंस के साथ इसका ये लिंक है कि डिफ़र और डेफर, जब ये दो लफ्ज़ मिलते हैं तो क्या क्रिएट होता है जी? हमारे पास डिफरेंस। समझ आ गई अब आप लोगों को कि ये दो लफ्ज़ से मिलकर एक सिंगल वर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको पोर्टमेंटिव वर्ड कहते हैं। अब आपने क्या लिखा है जो डिफरेंस के अंदर कि डिफ़र और डेफर में क्या डिफरेंस है? डिफ़र बेसिकली वही होता है, डिफरेंस किसी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करना। ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये मैन है, ये वुमेन है, ये हॉर्स है, ये मेयर है, ये डिफरेंस करना। ठीक है, ये हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया। और डेफर क्या होता है? डेफर का मतलब होता है जी डिले करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेफर करना कहते हैं। और डेफर की एग्जांपल इस तरह से भी आ जाती है कि अब एक ही लफ्ज़ है, एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है हाउस, हाउस लिखा हुआ है। जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि हाउस के क्या क्या और वर्ड्स है, अब देखें, शेड नहीं हम कह सकते हाउस को, मेंशन नहीं हम कह सकते हाउस को, बिल्डिंग नहीं हम कह सकते हाउस को, और होटल भी नहीं हम कह सकते हाउस को। हाउस घर है, शेड एक अलग चीज़ है, मेंशन अलग चीज़ है, बिल्डिंग अलग चीज़ है, होटल अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये सारी जो हैं ये हाउस की ही चीज़ों को डिले किया गया है, हाउस के ही वर्ड को डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। मतलब एक लफ्ज़ के आगे से आगे, आगे से आगे लफ्ज़ क्रिएट होते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं जी डेफर, और इनके मिलने से बनता है जी डिफरेंस। समझ आ गई आप लोगों को? अपोरिया पढ़ा है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस पढ़ा है, फिर इसके बाद डिफरेंस पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है रियाक डायरेक्टा की इंपॉर्टेंट की टर्म वो आ जाती है जी आर्काइव राइटिंग। आर्काइव राइटिंग क्या है? आर्काइव से हमें पता लग रहा है कि किसी दो चीज़ों का मजमूआ है। अब राइटिंग क्या है? स्पीच एंड राइटिंग इसमें आती है आर्काइव राइटिंग। रियाक डायरेक्टा प्रेफर करता था स्पीच को ओवर राइटिंग पे,
ठीक है। वो कहता था कि स्पीच ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब बोलना ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइटिंग उसके बाद में आती है। और एक उसने लफ्ज़ ये कहा था, प्लेटो का एक सेंटेंस को उसने उठाया था और यूज़ किया था जी, राइटिंग इज़ पॉइजनस टू मेमोरी, कि राइटिंग जो है वो हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा क्या साबित होती है जी, पॉइजनस साबित होती है। ठीक है, आप ये अपने जो लिखेंगे ना जब आप डिकंस्ट्रक्शन के की टर्म्स, तो आप ये कोटेशन जो है ना कोट कर देंगे ना तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप ये ऐसे ही लिख दीजिएगा, राइटिंग इज़ पॉइजनस टू मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर्के रीडिंग की समझ आ गई है कि स्पीच और राइटिंग में इसमें बात होती है। इसी से आगे सारा इंटरलिंक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ कि स्पीच और राइटिंग की इसमें बात करनी है। फिर उसने कहना है कि स्पीच को प्रेफर करता है वो राइटिंग के ऊपर। ठीक है, ये बात आप लोगों ने कर देनी है। फिर आपने ये बता देना है कि प्लेटो के उसने ये जो सेंटेंस था यूज़ किया था जी, राइटिंग इज़ पॉइजनस टू मेमोरी, ये वाली बात बता देनी है आपने। अब नेक्स्ट फोनोसेंट्रिसिज्म। फोनोसेंट्रिसिज्म जो आर्काई राइटिंग से ही लिंक करता है, लेकिन फ़ोन से साबित हो रहा है आपको कि इसमें फ़ोन्स यूज़ होते हैं, साउंड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये किससे इंटरलिंक्ड होगा जी, स्पीच से, क्योंकि बोलना साउंड करना ये सेम बातें हैं, इसीलिए ये फोनोसेंट्रिसिज्म में आ जाती है बात हमारी। समझ आ गई है आप लोगों को कि फोनोसेंट्रिसिज्म क्या है जी, फ़ोन्स की बात होती है, इसमें साउंड्स की बात होती है और ये स्पीच को बताती है। वैसे भी जैक डाइडर जो था वो स्पीच को ज़्यादा प्रेफर करता था बनिस्बत के राइटिंग के। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है लोगोसेंट्रिसिज्म। लोगोसेंट्रिसिज्म में हमारे पास जो लिंक है वो किसका है जी, रीज़न का, रीज़न पे बात होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद रैशनैलिटी ओवर इमोशनैलिटी पे बात होती है। किस चीज़ पर फोकस करता है जी, लैंग्वेज पर फोकस करता है, और ये बताता है कि कुछ भी नथिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टेक्स्ट से बाहर हो, हर चीज़ टेक्स्ट के अंदर ही है। ठीक है, जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, उसको पढ़ने के बाद ही हम लोग सारा कुछ इंटरप्रेट करते हैं जी, इसमें ये बात हो रही है, राइटर ये कहना चाहता है या पॉइंट ऑफ व्यू ये था। हमें पढ़ने के बाद समझ आ जाती है कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर सारी बातें समझ आ गई आपको। जैक डाइडर यही कहता था कि कुछ भी आउटसाइड नहीं है टेक्स्ट के, सब कुछ जो मौजूद है वो टेक्स्ट के अंदर ही है, चाहे वो आर्काइव राइटिंग हो, चाहे वो डिफरेंस की चीज़ें हों, या अपोरिया हो के एम्बिगुअस बातें हों, या फिर मेटाफिजिक्स और प्रेजेंस की बात हो, जो कि डिकंस्ट्रक्शन के लिए उसने टर्म यूज़ किए हैं। ठीक हो गया, ये सारी उसने बातें बता दी हैं लोगोसेंट्रिसिज्म के अंदर। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, नथिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट, बट जो रियल कोटेशन है वो क्या है जी, देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट, कि कोई भी ऐसी टेक्स्ट नहीं है जो कि आउटसाइड हो, टेक्स्ट से कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट के अंदर ही मौजूद है हमारी। समझ आ गई इतनी आप लोगों को कि क्या कहना चाहते हैं जी जैक डाइडर, कि देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट, कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन टेक्स्ट एंड देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया आपको, ये की टर्म्स थे कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं जी और कौन सी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, तो फेलोलोगोसेंट्रिसिज्म, जो कि किसको शो करता है जी, मैस्कुलाइन फेलस को, मतलब कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन को बताता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। समझ आइए कि मैन में जो चीज़ मिसिंग है वो वुमेन में है, वुमेन में जो चीज़ मिसिंग है वो मैन में है, ये उसको चीज़ को बताता है। और क्या है ये जी, फेलोलोगोसेंट्रिसिज्म, द टर्म इज़ अ ब्लेंड वर्ड ऑफ द ओल्डर टर्म्स फेलोसेंट्रिसिज्म। फेलोसेंट्रिसिज्म किस चीज़ पर फोकस करता है, फोकसेस ऑन द मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको शो करता है फेलोसेंट्रिसिज्म। और लोगोसेंट्रिसिज्म किस चीज़ को बताता है, रीज़न को, मैंने आपको पहले ही बताया। और फोकस किस चीज़ पर करता है जी, लैंग्वेज के ऊपर, इन असाइनिंग मीनिंग टू द वर्ड, ताकि लोगों को मीनिंग बता सके। मतलब वही बात आ जाती है कि टेक्स्ट के ज़रिए से लोगों को मीनिंग बताना किसी चीज़ का, वो क्या कहलाता है जी, लोगोसेंट्रिसिज्म। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। मैंने आपको पीछे भी लोगोसेंट्रिसिज्म बताया कि रीज़न बताते हैं, रेशनैलिटी ओवर इमोशनैलिटी बताती है, फोकस ऑन लैंग्वेज बताती है, नथिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट। ये हो गया। फेलोलोगोसेंट्रिसिज्म भी इसी से लिंक आउट करता है। वैसे जो फेलोसेंट्रिसिज्म बताता है मेल पॉइंट ऑफ व्यू को या मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू को, लोगोसेंट्रिसिज्म बताता है फोकसिंग ऑन लैंग्वेज, ताकि लोगों को मतलब दे सके वर्ल्ड का। समझ आ गई इतनी बात आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट टर्म आ जाती है जी ट्रेस, डिफरेंस, ट्रेस, बाइनरी ऑपोजिशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे डिकंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर, कि किसी को कुछ पता ना हो तो डिकंस्ट्रक्शन का नाम सुनते हैं उसके ज़हन में डिफरेंस का वर्ड आएगा, उसके ज़हन में ट्रेस का वर्ड आएगा, बाइनरी ऑपोजिशन आ जाएगी। अब ट्रेस क्या है जी, ट्रेस बेसिकली बताता है शेडो है हमारा, ठीक है।
कि शेडो के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन शेडो फील नहीं होता साथ, ठीक है, कि वो ओरिजिनलिटी लैक करता है, ठीक है, ओरिजिनली लैक करता है, हमारे अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके ट्रेसेस जो है मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको किस तरह से, अब एक कुकी का बॉक्स है, ठीक है, कुकीज़ का बॉक्स है, आपने उसमें कुकीज़ निकाल ली है सारी, लेकिन उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसके जो ट्रेसेस हैं वो उस बॉक्स के अंदर रह जाएंगे। वो क्या कहलाता है जी? हमारे पास ट्रेस। ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया ताकि आपके जहन से जो है वो ट्रेस का कॉन्सेप्ट ना निकले। तो जी ट्रेस क्या होता है जी? ओरिजिनली लेक होता है, डैट सीम टू बी द कंडीशन ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंस। ये हमारे थॉट एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताता है ट्रेस का कॉन्सेप्ट। और ये अगर हम लोग मैन एंड वुमेन का कॉन्सेप्ट लेकर चलें तो ये उसको भी शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बाइनरी ऑपोजिशन। कि बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है? बाइनरी ऑपोजिशन से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सप्लीमेंट क्या होता है। तो सप्लीमेंट क्या होता है? जो कि कंप्लीट इन इटसेल्फ हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अब देखें, जब हम लोग जिम वगैरह को ज्वाइन करते हैं तो डाइट का तो प्रॉपर कहते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बॉडी वगैरह कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जो कि अपने ही आप में एक पूरी खुराक होती है, कंप्लीट इन इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये इसको सप्लीमेंट कहते हैं कि उसके बगैर वो जिस तरह से अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं ना, वो नामुकम्मल होती है। इसी तरह से बाइनरी ऑपोजिशन का भी हम लोग बताते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशन क्या है कि एक के बगैर दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस तरह से जी? मैन के बगैर वुमेन इनकम्प्लीट है। अगर हम लोगों को वुमेन का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमें मैन का पता ना हो। डे एंड नाइट है जी। नाइट हमें तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जब तक हमें डे की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि डे किस तरह का होता है। वाइट और ब्लैक है। वाइट हमें तब तक वाइट का नहीं लगेगा जब तक हमें ब्लैक का ना पता हो कि ये चीज़ ब्लैक है। समझ आ रही ना आप लोगों को? छोटी छोटी बातों से कि डिफरेंस करके उन लोगों के दरमियान हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चीज़ के पता होने से दूसरी चीज़ का अंदाज़ा होना। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कैट का मर्ज़ी में किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू आएगा? कैट का पॉइंट ऑफ व्यू यही आएगा जो कि हमने सुना होगा काफ़ी अर्से से कि भाई कैट जो होता है एक एनिमल होता है, एक 4 टांगों वाला जानवर होता है। तब तक हमारे जेन में कैट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा जब तक हमने डॉग को नहीं देखा होगा कि डॉग भी तो 4 टांगों वाला जानवर है और कैट भी 4 टांगों वाली है। तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? जब तक हम लोगों को इनके दरमियान का डिफरेंस इस बाइनरी ऑपोजिशन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं होगा। इसको यैक डाइडर ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने इस डिकन्स्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर। समझ आ गई आप लोगों को? और इसके अलावा एक फार्माकोन ड्रग का नेम है, ठीक है, वो भी इस टर्म में आती है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी को बताती है और बताती है कि इसका कोई मकसद नहीं था जो कि रूसो ने यूज़ किया था। और किसी ना इंस्टेबिलिटी किस तरह की जी कि जिसकी कंस्ट्रक्शन ना हुई हो, डिकन्स्ट्रक्ट हो, इसलिए डिकन्स्ट्रक्शन के अंदर चीज़ यूज़ हो जाती है। समझ आ गई है आपको? वैसे जो लोग होते हैं वो ये कहते थे कि एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे कहता है जी इसका कोई फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होता। डिकन्स्ट्रक्शन के यैक डाइडर बताता है और ना इसको मीनिंग होता है। इसके टेक्स्ट और मीनिंग को हम लोग दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके कोई भी चीज़ एज्यूम करते हैं या भी कोई भी चीज़ उसकी इंटरप्रेट करते हैं। ये फिक्स्ड नहीं होता, ये डिसमेंटल होता है। इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट जो है किया जाता है। समझ आ गई आप लोगों को डिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है कि इसके की टर्म्स कौन कौन से थे? डिकन्स्ट्रक्शन की मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बता दी, उसके मेन वर्क्स बता दिए यैक डाइडर के। उसके बाद हमने बताया कि अपोरिया होता है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस होता है, डिफरेंस है, डिफर और डेफर का इसमें कॉन्सेप्ट है। फिर आर्काई राइटिंग, स्पीच एंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट है। फोनोसेंट्रिसिज्म फोन्स के बारे में बताता है। लोगोसेंट्रिसिज्म रीजन के बारे में बताता है। फेलोलोगोसेंट्रिसिज्म मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बताता है, ठीक है, और ये बताता है कि ये फोकस करता है लैंग्वेज के ऊपर और रीज़न के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेस, ये बताता है जी कंडीशन ऑफ थॉट को और उसके एक्सपीरियंस को। और ये इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करता है कि जो चीज़ एब्सेंट है और जो चीज़ प्रेजेंस है, प्रेजेंस और एब्सेंट के कॉन्सेप्ट को भी ट्रेस हम लोगों को क्लियर करता है। और बाइनरी ऑपोजिशन ये बताता है कि एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ किस तरह से इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। समझ आ गई आप लोगों को? इंशाल्लाह आपके लिए मैं ऐसी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आया करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आपको जो भी मुश्किल है उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोग उससे अच्छी समझ हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।